जी, तो ऑलमोस्ट तकरीबन सब लोग आ गए हैं इसमें। अभी हम करेंगे इस तरह से कि क्विक मेजर्स में जाके कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको फिर डीपली रीड करेंगे कि बेसिकली उसके अंदर कैलकुलेशन वो कर किस तरह से है। अगर आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो आप बेशक उसको ओपन किए बगैर आप यूज़ करें, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग का कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी है, आप इसकी बेसिक्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी इस फार्मूला को समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वीबीए आप यूज़ नहीं कर सकते, आप मैक्रोज वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन उस तर्ज की एक सी शार्प की कोडिंग है जो कि ऑटोमेटिकली ये आपके लिए डिफाइन कर देता है पावर बीआई के अंदर। इस केस में हम न्यू मेजर लेते हैं, सॉरी एक क्विक मेजर लेते हैं। क्विक मेजर का हम कोई एक फॉर्मूला जो है उसको देख लेते हैं। जैसे मैक्सिमम पर कैटेगरी है, तो इसमें मैं एक्टिवेशंस को वैल्यू में ऐड कर देता हूं और कैटेगरी को मैं कैटेगरी में ऐड कर देता हूं। अब अगर मैं इसको टेबल की केस में ऐड करना चाहूँ, यहाँ से मैं सब रीजन ले लूँगा या कैटेगरी ले लूँगा और कैटेगरी वाइज एवरेज ऑफ ये है एक समरी जो कि हमने क्विक मेजर्स के थ्रू बनाई थी। एक डेक्स का फंक्शन लिखा और उसके ऊपर बनाई, लेकिन बेसिकली ये बैकग्राउंड पे कर क्या रहा है, इसके ऊपर काम, ये फंक्शन क्या करता है वो हम देखते हैं। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारी जो फील्ड थी उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद फार्मूला आ जाएगा। रो 2 के अंदर हमारा फार्मूला है। रो 3 में की फिल्टर्स, उसने फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। अच्छा, ये चीजें आप लिख भी सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर इन केस आपको ये सारी चीजें याद हैं, आपको ये सारे स्टेप्स याद हो जाते हैं, तो आप ये खुद से भी राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वैल्यूज हैं, जो फिल्टर्स हैं उनकी वैल्यूज कहाँ पे है, उनकी वैल्यूज सब रीजन के अंदर है। और फिर उसके बाद कैलकुलेट सम है, सम में हम देखें db1 और हमने इसके ऊपर ये फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, एक्टिवेशन करना, सॉरी मैं वो एवरेज का फंक्शन ओपन किया था। अच्छा, ये मैक्सिमम का हमने अभी लिखा था। मैक्स एक्सेल में हम लिखते थे MAX, यहाँ पर उसने एक तकरीबन हर फार्मूला के साथ एक एडिशनल एक्स आपको नजर आ रहा होगा। की फिल्टर्स है, कैटेगरी के ऊपर आपने फिल्टर लगा दिए, सम कर दिया एक्टिवेशंस को, और वो फिल्टर वाइज आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से एक और हमने जो फॉर्मूला लिखा था, लिस्ट ऑफ सब रीजन्स, यस, सबसे पहली लाइन के अंदर अगर आप देखें लिस्ट ऑफ सब रीजन वैल्यूज आ रहा है। उस्मान साहब, ये क्या चीज है जो लिस्ट ऑफ सब रीजन वैल्यूज लिखा हुआ है? मोहम्मद उस्मान लोधी, बताओ लग, आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज है? जी जनाब। जी उस्मान, आवाज आ रही है? रो 1 के अंदर लिखा है लिस्ट ऑफ सवाल दोबारा रीजन इनपुट की वैल्यू, क्या रिक्वेस्ट चीज है? अप्रूव हो जाती है। एनीबॉडी? नेम है उसका। किसका? ये किस चीज का तो नाम ये है? उस कॉलम का नेम है जिसमें कैलकुलेशन होकर नया कॉलम बनेगा। ये चीज जो हमने फील्ड ऐड की थी, जो हमने कॉलम ऐड किया था, ये उस फील्ड का नाम है। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट है सारा, और टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज को ज़हन में रखना है कि अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सब रीजन की बजाय कैटेगरी या कुछ और ऐड करते हैं, तो वो कॉलम इसके अंदर होना चाहिए जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके या किसी कैलकुलेशन के अंदर वो कॉलम डाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ना, इसमें वेरिएबल है। ये वेरिएबल बेसिकली एक आप कह लें कि एक बकेट है जिसके अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, उसने क्रिएट कर दी है। और उसके अंदर स्टोर उसने क्या किया है, उसके अंदर स्टोर किया है सब रीजन को, और ये सब रीजन कहां से उसने लिया? db-1 के अंदर। इसी तरह एक और वेरिएबल किया जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज टू शो, जिसका नाम था वेरिएबल का, और इसके अंदर इसने स्टोर किया 5। अब ये बेसिकली दो वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं जिनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दी है। पहला वेरिएबल था वैल्यू काउंट के नाम से, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू टू शो। अच्छा, ये आगे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट काउंट, ये बेसिकली डेक्स का एक फंक्शन ही है, उसने यूनिक वैल्यूज को लेके उसको काउंट करना है। उसके बाद ये सारा जो है इसमें वो हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? ये इफ डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट, ये जो हमने यहां पर दिया था इसका उसने काउंट ले लिया, इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू टू शो। अगर ये 5 से ज्यादा है तो फिर ये क्या करेगा? फिर कॉन्कैटिनेट करेगा। ये कॉन्कैटिनेट जो है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, एक्सेल के अंदर हम यूज करते रहे हैं। उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू टू शो कॉमा वैल्यू डीबी, सब रीजन को उसमें दे रहा है। अब ये सब रीजन बेसिकली ना यहाँ पर रिपीट होंगे, और ये कब तक रिपीट होंगे? जब तक ये टोटल वैल्यू कंप्लीट नहीं करता, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर 4 लिखा है तो 4 दफा उसको रिपीट करेगा, 5 लिखा है तो 5 दफा रिपीट करेगा। और जब अगर फॉर एग्जांपल हमने, अच्छा ये देखें इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ तक इसने इसको कॉन्कैटिनेट किया हुआ है। जब हमारी ये चीज ये पूरा हो जाता है
और अगर हमारे पास फिर भी कोई सब रीजन नेम बचता है तो ETC वो आगे लिख देगा, और अगर नहीं बचेगा कोई तो यहाँ से ये कुछ भी शो नहीं करेगा। ETC के केस में यहाँ तक होगा, कॉन्कैटिनेट करेगा किसको? जो भी वैल्यूज आपके कॉलम की हैं। देखिए सबसे पहले उसने सब रीजन के नेम को करेगा किसको? सब रीजन नेम्स को, हमने यहाँ पर सब रीजन दिया ना, सब रीजन हमने वैल्यूज, ठीक है, उसे यूनिक यूनिक वैल्यूज ले ली उसने मैक्सिमम काउंट उसके पास 5 है 5 है, और फिर वो कह रहा है कि जी अगर वो ग्रेटर है तो उसको कॉन्कैटिनेट कर दो। किसको अच्छा। कॉन्कैटिनेट कर दे? अगर तो 5 से वैल्यूज आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये इससे यहाँ पर वैल्यू ज्यादा आती हैं तो ये चलाएगा ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। ये पहले फार्मूले में ये क्या करेगा, ये हर सब रीजन नेम को लिखता जाएगा, कॉन्कैटिनेट करता जाएगा, और जो रह जाएंगे उनके लिए एंड पे ETC लिख देगा। जैसे हमने पहले ये वैल्यू 3 करके इसको चेक किया था। अलबत्ता अगर ये वैल्यू 5 के इक्वल है तो फिर ये सेकंड फार्मूला को रन करेगा इसको। इसमें सिंपली वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, उसको उसने जो यूनिक वैल्यूज निकाली थी उनको कॉन्कैटिनेट करके आपको शो करा रहा है। अब इसका जो रिजल्ट था वो मैं आपको एक दफा इस तरह से दिखा देता हूं। मैंने 2 किया, मैक्सिमम वैल्यू टू शो 2 कर दी। अब ये 2 वैल्यूज शो करेगा, बाकी के लिए ETC का वर्ड यूज करेगा। ये हाँ जी, अब ये देखें, अभी हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, इसको मैं 2 कर देता हूँ। सेंट्रल 1, सेंट्रल 2, ETC, इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब इस केस में इसने फर्स्ट कैलकुलेशन को, ये जो इफ के साथ इसने शुरू किया था, इसको उसने छोड़ दिया और नेक्स्ट कॉन्कैटिनेट को उसने यूज किया। तो ये है इसकी बेसिस, बेसिकली बैकग्राउंड पे ये काम किस तरह से करता है। हमने एक और फॉर्मूला लिखा था इसी में स्टार रेटिंग का, इसको देख लेते हैं। स्टार रेटिंग के केस में उसने कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज किए हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, टोटल 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स 5 हैं, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम रेटेड वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो जो 0 को 0 से वो कैलकुलेशन शुरू करेगा 1 स्टार की, और 10 बिलियन आई थिंक हमने लिखी थी मैक्सिमम वैल्यू, 10 बिलियन ही बनती है, 336 जी, 10 बिलियन। 10 बिलियन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। 10 बिलियन या इससे ऊपर के जितने हैं वो 5 स्टार के अंदर चले जाएंगे। फिर उसने बेस वैल्यू के किस वैल्यू की बेस के ऊपर इसको आपने कैलकुलेट करना है, उसका वेरिएबल डिक्लेयर हम किया और उसमें सम कर दिया है टोटल रेवेन्यू को। और लास्ट जो था वो वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ है उसके ऊपर पूरा एक फार्मूला लिखा गया, नॉर्मलाइज्ड बेस्ड वैल्यू। अब इसने इसको नॉर्मलाइज किस तरह किया है, मिनिमम उसके अंदर उसने मैक्सिमम को कैप किया, मैक्सिमम के अंदर डिवाइड को कैप किया, और डिवाइड में उसने बेस वैल्यू 1, उसमें से माइनस किया है मिनिमम रेटेड वैल्यू, ये मिनिमम रेटेड वैल्यू है, और फिर उसके बाद मैक्सिमम रेटेड वैल्यू में से उसने मिनिमम रेटेड वैल्यू को माइनस किया है। तो ये बेसिकली 2 काम किए हैं। नंबर 1 बेस वैल्यू में से माइनस किया मिनिमम को, फिर मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस किया, और उसकी बेस के ऊपर उसने हमें एक जवाब जो है वो रिटर्न किया जो 0 होगा। 0 कोई बता सकता है क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर? 0 किस चीज को कहा जाता है और 1 किसको कहा जाता है? ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। ये बिल्कुल, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है फॉल्स। तो हमें ट्रू या फॉल्स के केस में वो रिजल्ट शो करवाता है। उसके बाद राउंड का फंक्शन यूज किया उसने यहाँ। अच्छा ये देखें, ये नॉर्मल फार्मूलाज हैं, ये जो राउंड है या ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं ये नॉर्मल आपके फंक्शंस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स और ये सारा। उसके बाद फिर इफ फंक्शन उसने यूज किया है, इफ भी आप एक्सेल में यूज करते रहे, इस ब्लैंक भी आपने यूज किया होगा, नॉट इस ब्लैंक भी शायद यूज किया हो। तो ब्लैंक को उसने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, ब्लैंक को उसने काउंट नहीं किया। उसके बाद रिपीट का फंक्शन है, यूनिक कैरेक्टर का फंक्शन है, और फिर रिपीट है यूनिक कैरेक्टर का फंक्शन है। ये इसकी फिक्स्ड वैल्यूज हैं
और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स उसने लिया है, कितने स्टार तक उसको काउंट करना है, उसको कैलकुलेट करती है। कोई कोशिश करेगा इस तरह का वैसे फार्मूला लिखने की भी? आप लिख सकते हैं, न्यू मैयर में जाके ये फार्मूला आप खुद से भी बना सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई भी मुझे इस तरह का कोई फंक्शन लिख के भिजवाता है, क्विक मैयर से हट के। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन वेरिएंस पर कैटेगरी का। अब वेरिएंस के बारे में कोई बताएगा, वेरिएंस क्या चीज होती है? एनीवन? डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू या बेस वैल्यू। डेविएशन फ्रॉम बेस वैल्यू या स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट। वैल्यू। ओके। अच्छा, इसकी भी फील्ड्स देख लें उसी तरह से हैं जिस तरह से आपने पहला पर कैटेगरी का फॉर्मूला एवरेज का कैलकुलेट किया था या मैक्सिमम का किया था। आपने इसमें बेस वैल्यू देनी है और कैटेगरी देनी है, सिर्फ दो ही फील्ड्स आपने देनी है। इसी तरह से अगर हम मिनिमम पे जाते हैं तो मिनिमम में भी दो फील्ड्स हैं, और वेटेड एवरेज पे जाते हैं तो यहाँ पर तीन फील्ड्स आ गई हैं। तो जो हम यहाँ से फील्ड्स ऐड कर देते हैं और फिर बाद में हम अपने बीआई वाली मेन विंडो से फील्ड्स ऐड करते हैं, वो टेबल के लिए कर रहे होते हैं और ये किसके लिए कर रहे हैं? ये फॉर्मूला के लिए कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे ख्याल में इससे बन रही है। यहाँ पे हम बैठ के एक फील्ड बना रहे हैं, एक नया कॉलम आप कह लें बना रहे हैं, या एक कैलकुलेशन बना रहे हैं। जब हम ठीक, और वो विजुअल्स फिर के उस ऊपर वहां जाते से हैं, पब्लिश कर रहे हैं। ओके, जब हम विजुअल्स के ऊपर जाते हैं तो हम उस फील्ड को जो कैलकुलेट हो चुकी है उसको वहां पे डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ठीक। ठीक है ये। अच्छा, अब बेस वैल्यू है, वेट है और कैटेगरी है। सबसे पहले चीज तो ये है ना, ये एक चीज कंफर्म होनी चाहिए, वेटेड है क्या चीज। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि केपीआई कैलकुलेशंस अपनी या अपनी टीम की करते होंगे। आपको स्कोर मिलता है 100% जो कि आपने अचीव करना है। अब उस 100% के अंदर हर एक केपीआई की अलग वेटेज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास टोटल 7 केपीआईज हैं, केपीआई 1 से लेके केपीआई 7 तक, और इनका जो सम है वो 100% है। अब किसी के केस में मेरे पास 10% भी होगा, कहीं पे ये मेरे पास 20% भी हो सकता है, कहीं पे ये 5% भी हो सकता है, कहीं पे ये 30% भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इसको सारे को सम करूंगा तो ये 100% होगा। तो ये जो आगे परसेंटेज आ रही है ना हर केपीआई की, ये बेसिकली उसका वेट है। उस टोटल स्कोर के अंदर उसकी वेटेज ये है। तो जो वेटेड केपीआई है, दोबारा हम उसमें आते हैं, जो वेट है इसका, ये बेसिकली उस केपीआई की वो परसेंटेज है या उस वैल्यू की वो परसेंटेज है जो टोटल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। वेट की समझ आई आपको? किसी को समझ ना आई हो वेट के बारे में, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, किसी चीज के ऊपर ना कंफ्यूज रह के आगे नहीं चलना, हमने हर चीज को क्लियर लेके चलना है। रिपीट कर दी। रिपीट कर दूं? आप एक एम्प्लॉई हैं और आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से 7 डिफरेंट टास्क साइन किए गए हैं पूरे महीने के लिए, और वो 7 टास्क अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका स्कोर हो जाएगा 100%। अब हर एक केपीआई का डिफरेंट केपीआई स्कोर है। अगर आप ये मिसाल के तौर पे 80% अचीव करते हैं तो एक्चुअली आपने कितना अचीव किया? एक्चुअली आपने अचीव किया 8% स्कोर। अगर आपने कहीं पे 120% अचीव कर दिया है तो आपने एक्चुअली 24% अचीव कर दिया। अगर आप 100% अचीव करते हैं तो आपने, अच्छा इसको मैं अगर आपको ऐसे करके दिखाऊं,
किसी केस में आपका स्कोर 80% था, तो आपको जो वेटेड एवरेज के साथ जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका एक्चुअल स्कोर निकल आता है जो कि 8% है। आपने दूसरा केपीआई है वो 120, मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग के केस में हम अवेलेबिलिटी का केपीआई ले लेते हैं। अवेलेबिलिटी आपने 120% दी, लेकिन जो थ्रूपुट है वो आपकी 80% पे गई, तो थ्रूपुट का जो 10% वेटेज की वजह से 8 स्कोर निकल आया और अवेलेबिलिटी 20% की वजह से 24 स्कोर निकल आया। तो इन दोनों का जो टोटल स्कोर बनता था वो बनता था 30%, और जो आपकी अचीवमेंट है वो 32% है। तो इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज। अभी क्लियर है ये? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेजर आ जाते हैं वो फिल्टर्स के आ जाते हैं। फिल्टर्ड वैल्यू सिंपल सा है, आपने बेस वैल्यू देनी है और फिल्टर ऐड कर देना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं बेस वैल्यू एक्टिवेशन दे देता हूँ। बेस वैल्यू वो है जिसको हम सम करते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आप एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं, काउंट। अच्छा, काउंट डिस्टिंक्ट और काउंट में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? काउंट में वो टोटल वैल्यूज काउंट कर लेता, काउंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट वैल्यूज, अगर रिपीटिशन हो रही है वो एक दफा काउंट होगा। जबरदस्त, यानी कि वो यूनिक वैल्यूज को काउंट करता है। एक्सीलेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है और मीडियन है। ये चीजें आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। सम जो है वो डिफॉल्ट था, उसने वैल्यूज को सम कर लिया, लेकिन सम के अलावा भी आप कैलकुलेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिल्टर। फिल्टर आपने किसके ऊपर अप्लाई करना है? मैं कह देता हूं कि यहाँ पर आप कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगा दो। और जब मैंने कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाया तो उसने मुझसे पूछा है कि वैल्यू कौन सी रखनी है आपने। अब इस कैटेगरी के अंदर 3 फील्ड्स आ रही हैं, जीएसएम, इंटरनेट सिम और एमबीबी। तो मैं इंटरनेट सिम और एमबीबी जो है इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसका आप एक टेबल ड्रॉ करें और उस टेबल में इस वैल्यू को देखें। अब ये एक्टिवेशन के ऊपर हमने 2 बना दिए हैं। हाँ, ये हो। और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं सब रीजन। अब ये देखें 161 मिलियन एक्टिव 161 के एक्टिवेशंस आ रही हैं एमबीबी के अगेंस्ट। अगर मैं इस फार्मूला को चेंज करता हूं, जैसे ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास फार्मूला बार में फार्मूला ओपन हो गया। एमबीबी के बजाय यहां पर मैं जीएसएम कर देता हूं और इसे एंटर की प्रेस करें। ये नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए इसी फील्ड के अंदर और ये 5.173 मिलियन हो गया। तो बेसिकली हमने उसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर दिया उसको समराइज करने के लिए। इसका फॉर्मूला ओपन करें और ओपन करके इसको रीड कर लें। सबसे पहली रो में लिखा हुआ है उस फील्ड का नाम या कॉलम का नाम जिसके ऊपर हम जो हमने कैलकुलेशन के लिए लिखा था। फिर कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट में क्या करेगा, वो सम करेगा। और सम किसको करेगा? एक्टिवेशन के कॉलम को। db-1 टेबल नेम, एक्टिवेशन कॉलम नेम, और उसके बाद कैटेगरी के अंदर वो सिर्फ जीएसएम को लेगा। आप इसको इंटरनेट सिम भी कर सकते हैं, इसको आप एमबीबी भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन है उसके ऊपर जाके उसको वो कैलकुलेट कर रहा होगा। फिल्टर में मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकती? सिंगल सिलेक्शन है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास फिल्टर, डिफरेंस फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड कर दें एक्टिवेशंस, उसके बाद जिसके ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई करना है, फिर कैटेगरी ले लें,
अच्छा, उसमें ब्लैंक्स को वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, एज अ जीरो ट्रीट करना है या कि इसको ब्लैंक ही आउटपुट में देना है, तो उसमें से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ जी, सबसे पहले उसने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, बेस वैल्यू और मेजर वैल्यू का। बेस वैल्यू के अंदर कैलकुलेट सम और कैटेगरी जीएसएम उसने ऐड कर दी। पहला तो ये ऐड हो गया। उसके बाद मेजर वैल्यू ली है और मेजर वैल्यू के अंदर उसने क्या किया, एक्टिवेशन को टोटल कर दिया। अच्छा, अब इस केस में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि मैंने जीएसएम सिलेक्ट किया, उसने जीएसएम को टोटल में से माइनस कर दिया, तो वैल्यू हमें उसने मिला दी। अब आप कह रहे थे क्या इसमें मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप ये उसका जो अपोजिट है ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको जरा टेबुलर फॉर्म में एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, एक टेबल ये है, इसके ऊपर भी हमने जीएसएम के डिफरेंस के ऊपर ये एक्टिवेशन ली थी, और एक टेबल और ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमने जीएसएम के ऊपर एक्टिवेशन ली थी। ये एमबीबी का था, चलें इसमें से हम जीएसएम के ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसका नाम एक्टिवेशंस ऑफ एमबीबी है, इस कॉलम नेम, लेकिन इसका जो इसमें हमने वैल्यू सेलेक्ट की हुई है वो जीएसएम की है। अब ये देखें, दोनों के केस में हमने क्या किया, जीएसएम की सिलेक्शन की है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। डिफरेंट क्यों आ रही हैं, कोई बता सकता है मुझे? हमने दो फार्मूले लिखे, एक का डिफरेंस लिया हुआ है और एक में एक्टिवेशंस ली हुई। एग्जैक्टली टोटल से डिफरेंस लिया हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ, वो टोटल में से माइनस करके उसने बता दिया। टोटल में से माइनस का मतलब ये है कि जीएसएम को हटा के बाकी वैल्यूज का सम दे दिया। और दूसरे केस में जो पहले हमने कैलकुलेशंस की थी उसमें उसने टोटल जो हमारी सिलेक्शन थी, जो फिल्टर था, सिर्फ उसी की कैलकुलेशन दी है। परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू। ये चीज एक्सेल के पिवट में ज्यादा आसान नहीं होगी? एक्सेल का पिवट आप जब पावर हमारे बीआई पास यूज करें तीन तो आप कैटेगरीज वहां है पे ना। यूज नहीं कर सकते। फॉर श्योर एक्सेल जो है वो इसकी अपनी एक पावर है ओके। और उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। पावर बीआई की अपनी कुछ पावर्स हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो टोटली एक अलग से टूल है और ये अलग टूल है। ये ऐसे ही है ना, जैसे हम वर्ड के बहुत सारे काम हैं जो एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो बड़ी मुश्किल से होते हैं वो, लेकिन वर्ड में बड़ी अच्छी तरह से हो जाते हैं। जी जी, एडवाइस वर्सा। तो इसी तरह ये एक एकदम। अलग से सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेल में बड़ी अच्छी हो सकती हैं, यहाँ पे नहीं हो सकती, और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हो सकती हैं एक्सेल में इतनी अच्छी नहीं हो सकती। जैसे कल के दिन में जब हम पब्लिश करेंगे रिपोर्ट्स को, तो आप देखिएगा वो चीजें हम एक्सेल के अंदर जाके नहीं कर सकते। अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना या उसको विजुअल्स को किसी जगह पे डिस्प्ले करवाना। इसमें भी आप बेस वैल्यू देंगे, फिल्टर ऐड करेंगे, और ये देखिएगा मैंने एक्टिवेशंस को ही बेस बनाऊंगा, और एक्टिवेशन के ऊपर हम कर रहे थे कैटेगरी, और कैटेगरी में हमने लिया था जीएसएम। परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू, जो फिल्टर्ड वैल्यू है डिफरेंस की क्या परसेंटेज बनती है उसमें से। एक न्यू टेबल ऐड कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वही बनता जा रहा है। हाँ ठीक है। डिफरेंस वैल्यू थी हमारी ये वाली, ये 203 मिलियन जो है 203K। तो ये जो 203K है ये सिलेक्टेड वैल्यू का कितने परसेंट बनता है वो इसमें आ जाएगा।
ठीक है, एक्टिवेशन परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम जीएसएम, यही चीज परसेंटेज में हमने शो करा दी। और उसके बाद इसका हम लास्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जब तक हमारा ये सेशन चल रहा है। सेल्स फ्रॉम न्यू कस्टमर, सेल अमाउंट, कस्टमर आईडी और डेट। अब हमारे पास चूंकि कस्टमर लेवल का डेटा नहीं है तो वो चीज़ तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते, अलबत्ता हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। हम अब एक्टिवेशन को छोड़ देते हैं, हम कुछ और पकड़ लेते हैं क्योंकि एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सेल अमाउंट में हमने कोई भी सम कॉलम जो हो सकता था, डे एक्टिव बेस, इसको ले लिया। और कस्टमर आईडी के अंदर हम ले लेते हैं सब रीजन को, और डेट में हमारे पास डेट का कॉलम भी आ रहा है ये। अब इसका हम टेबल बना के देखते हैं। और इसके अंदर आप ऐड कर दें कैटेगरी, इसके अंदर ऐड कर दें सब रीजन, अब अगर ये कस्टमर का हमारे पास डेटा होता ना तो हम वो नए कस्टमर हमें ये मेजर करके बता देता कि कौन कौन से नए कस्टमर्स आए हैं जो कि प्रीवियस मंथ में नहीं थे और इस महीने में आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास डेटा है बेसिकली किसी और नेचर का, तो वो उसको उसने उसी तरह से समराइज करके हमें बता दिया है कि 2.2 बिलियन एक्टिवेशंस जो है वो अब तक हो चुकी हैं। अब इन जो हमने फार्मूलाज फिल्टर के पढ़े हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपकी तरफ से क्वेश्चन होंगे और मैं आंसर करूंगा, या मेरी तरफ से क्वेश्चन होंगे और आप आंसर करेंगे, और हमारे पास टाइम है 7 मिनट्स का। जी, एनीवन? सर जो ये फिल्टर टेबल्स हमारे बनते हैं इन फार्मूला से, जी जी, तो जो स्लाइसर्स हम ऐड करते हैं तो उसमें हम जो फिल्टर करेंगे तो इसमें भी वैल्यूज फिल्टर होंगे, ये स्टैटिक रहेंगी वैल्यूज? नहीं ये तो हमने देखे, हमने ऑलरेडी फिल्टर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। उसमें उस केस में होगा क्या, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं और उस फिल्टर के साथ इसको लिंक रखते हैं इस कॉलम को, तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने रीजन के ऊपर जाके फिल्टर कर दिया और वहां पे भी रीजन का फिल्टर लगाया है, अब इस केस में मुझे ये 5 रीजन का डेटा दिखा रहा है, जब मैं वो सिंगल रीजन की सिलेक्शन करूंगा तो 4 का हाइड कर देगा। कैटेगरी के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया तो वो एक सिंगल रीजन की सिलेक्शन के ऊपर उस सिंपल कैटेगरी के ही डेटा समराइज करके देगा। उस केस में वो सारे का सारा डेटा मेरा कहने का मकसद है, फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर डैशबोर्ड बना हुआ है और इसमें एक हमने टेबल भी ऐड किया हुआ है इसके लिए, तो जब हम उस पूरे डैशबोर्ड को फिल्टर आउट कर रहे हैं तो ये भी साथ फिल्टर हो जाएगा? बिल्कुल होगा, ये उस टेबल का पार्ट बन गया ना, एक नई कैलकुलेशन उसके अंदर ऐड हो गई। और किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? लेडीज आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, महवेश और बरीरा? जवाद, जमील, आपको ये चीज समझ आ गई सारी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम जाके कॉलम चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला में, मतलब उसने वो जो ऐड वाला फॉर्मूला था उसमें उसने अगर एक्टिवेशंस में सेंटर 5 लिया हुआ है तो हम सेंटर 2 लेना चाह रहे हैं तो वहां से जाके चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब उसकी एक एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास ये फार्मूला था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके मेजर्स ओपन हो गए हैं। एक तो आप इस कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, दूसरा इस कॉलम के अंदर ये वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, कॉलम के नेम चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला के अंदर सारी एडिटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन से हो सकता है या नहीं? सिलेक्शन से क्या मुराद है? वो जिस तरह ओपन हुआ था पिवट, वो जो टेबल था जैसे एक्सेल में हम देख रहे थे, अगर हम उसको सिलेक्ट कर लें तो वो वाला हो जाएगा। आप इसकी बात कर रहे हैं? जो पहले विंडो शुरू में खुलती है फिल्टर्स वाली।
जीएस राइट साइड पे जो खुली हुई है मेरे ये ख्याल में वाली फिल्टर्स वाली, यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन, हाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, यहाँ से भी जाके चेंज हो सकता है, जहाँ से शुरू से हम ये फील्ड क्रिएट करते हैं जब। आप इस स्लाइसर की बात कर रहे हैं? क्विक मेयर्स की बात कर रहे हैं। क्विक मेयर्स की? हाँ क्विक मेयर्स से जाके वहां से, तो वहां से जाके एडिट हो जा, यहाँ से जहाँ से हमने क्रिएट किया था यहाँ से एडिट हो सकता है बाद में। नहीं, अब आपने एक दफा क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से एडिट करेंगे इसको, यहीं से एडिट करेंगे। यहीं से ओके, एडिट करेंगे। सर अब ये जो फिल्टर्ड कॉलम्स बने हैं इसके ऊपर भी विजुअलाइजेशंस उसी तरह से अप्लाई हो सकती हैं जैसे बाकी कॉलम्स के ऊपर हैं? बिल्कुल आप हो सकती हैं उस तरह से। आपके पास वैल्यूज है ना, देखें आपके पास, आपने डेटा फिल्टर कर लिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, जैसे आपको टेक्नोलॉजी वाइज है हमारे पास 2G 3G 4G का डेटा अलग अलग कर लिया, फिल्टर अप्लाई करने के बाद एक न्यू मेजर क्रिएट करके, अब हम उसको किसी विजुअल के साथ अटैच करना चाहें सब रीजन के ऊपर कर सकते हैं। सर इन टेबल्स का फिर मेन पर्पस यही हुआ कि फॉर एग्जांपल एक डाटा हमने इंपोर्ट कर लिया है लेकिन हमें कैलकुलेटेड डाटा की विजुअलाइजेशन चाहिए, तो हम कैलकुलेशन करने के बाद उस पर एक नया कॉलम बना के उसकी विजुअलाइजेशन भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें आप जिस वक्त डेटा को समराइज करते हैं इसके अंदर विजुअल्स के अंदर डायरेक्टली, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं जी कि आपने GSM 2G सेंट्रल 1 का डेटा जो है वो एक्टिवेशन का सॉर्ट करना है, विजुअल्स के अंदर ऐसे दिखाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसको फिल्टर करना, आपको डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। आप एक मैयर उसका क्रिएट कर लेते हैं, उस मैयर में आप जाके वो फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सारे उसके ऊपर उस तरह से काम कर लेंगे और आप इजीली इसको विजुअल में ऐड कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये किसी अगर डेटाबेस से लिंक है तो ये जो नया कॉलम होगा ये डेटाबेस में भी क्रिएट कर देगा, ये सिर्फ यहीं पर क्रिएट होगा? नहीं, ये सिर्फ अच्छा, ये अगर आप कॉलम देखें ना जाके अपने टेबल के अंदर, यहाँ पे देखें आप, हमने सबसे ज्यादा एक्टिवेशन के ऊपर कॉलम बनाए हैं, कोई भी एक नजर नहीं आएगा आपको, कोई भी एक यहाँ पे और वही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट मंथ हमें दोबारा करना पड़ेगा फिर? नेक्स्ट मंथ अगर तो आपने नया वो क्रिएट करना है, टेबल नया क्रिएट करना है, दोबारा से डेटा इंपोर्ट करना है तो करना पड़ेगा। और अगर आपने उसी टेबल, मिसाल के तौर पे एक एक्सेल फाइल थी, हम कोविड-19 वाली फाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने उसके ऊपर एक डैशबोर्ड बनाया और कुछ मेजर्स बनाए, वो फाइल पड़ी थी एक डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट डे में आया, मैंने वो फाइल नए सिरे से डाउनलोड की और पहले वाली के साथ रिप्लेस कर दी। पावर BI के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो फाइल रिप्लेस किया, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे मेजर्स एज इट इज काम करेंगे। ओके, वो सेम नेम या सेम एक्सटेंशन या सेम फॉर्मेट होना चाहिए बस, और कॉलम्स वगैरह? देखें आपका जो डेटा कनेक्टिविटी होती है ना, ये कायम ही उस वक्त तक रहती है जब तक आपका जो डेटा सोर्स है उसके कॉलम नेम और डेटा की जो डेटा टाइप्स हैं वो चेंज नहीं होती। जब कॉलम नेम चेंज हो गए या टेबल नेम चेंज हो गया, फिर तो डेफिनेटली वो उसको रीड ही नहीं करेगा। तो दैट मींस अगर फॉर्मेट तो सारा कुछ, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम, तो मैं सितंबर को अक्टूबर से रिप्लेस करूं तो ये मेरी ये जो मेयर्स हैं ये सेम रहेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। कल एक छोटी सी असाइनमेंट थी, 2 लोगों की तरफ से मुझे असाइनमेंट आई भी है, वो मैंने अभी देखनी भी है, बाकी भी प्लीज भिजवा दीजिएगा। इससे आपका फायदा है कि मुझे भी आइडिया हो जाएगा यार कि आप लोगों को किस चीज के ऊपर मजीद कुछ बताने की जरूरत है। उसमें हमने ना 2 फोल्डर से डेटा उठाया था। मैंने आपको ना एक आइडिया दिया था कि IT रोजाना एक डेटा एक्सट्रैक्ट करती है SQL से। SQL के अंदर कोई ऑटोमेशन लगी हुई है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जाके डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक पाथ के ऊपर रख देता है, वो फोल्डर है हमारा बेसिकली। और उससे हमने एक विजुअल बनाया, विजुअल ड्रॉ कर लिया। अब वो डेली बेस पे एक नई फाइल क्रिएट करके उसमें फेंकता जा रहा है।